हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट में हम लोग यहाँ पे असेसमेंट के मीनिंग को देखेंगे, असेसमेंट होता क्या है और असेसमेंट के 4 इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं जहां से सीटेट में या किसी भी आप एग्जाम को देखोगे टीचिंग रिलेटेड, वहां पे क्वेश्चन आपका बनता है। तो आज हम इन्हीं टाइप्स ऑफ असेसमेंट को कवर करेंगे। मुझे आशा है कि आपको इस सेशन से बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, आपको एक कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी एंड मजा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आकलन जब हम पढ़ रहे हैं, आकलन के टाइप्स को हम पढ़ रहे हैं, तो आकलन होता क्या है ये देखते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है। आकलन क्या होता है? सिंपली आपका एक तरीका है डेटा कलेक्शन करने का। ठीक है, यानी कि आप बच्चों के बारे में जो भी जानकारी को एकत्रित करते हैं वो आपका आकलन होता है। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, पूरे साल जब आप बच्चों के बारे में, उनकी लर्निंग के बारे में जब आप कलेक्ट करते हो इंफॉर्मेशन को, या आप बहुत सारे ना टेस्ट ले लेते हो, कभी आपने प्रोजेक्ट ले लिया, कभी आपने असाइनमेंट ले लिया, कभी आपने टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करके उनके बारे में आप क्या करते हैं, सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। पोर्टफोलियो बना सकते हैं, एनेक्डोटल बना सकते हैं। तो जो भी हम टेक्निक का यूज करते हैं, चाहे वो गुणात्मक हो या वो मात्रात्मक हो, उन दोनों तकनीकों का यूज करके ही हम क्या करते हैं, बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो आकलन क्या है? सिंपली बच्चों के बारे में, उनके अधिगम के बारे में जानकारी को कलेक्ट करना, यानी जानकारी को एकत्रित करने की प्रक्रिया आकलन होता है। आकलन हेल्प क्या करता है? आकलन आगे चल के मूल्यांकन करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो आज हम केवल आकलन को ही यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को टच करने वाले। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आकलन सिंपली आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, बच्चों के बारे में आप इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, अब देखो इसमें 4 प्रकार पूरे के पूरे शामिल होते हैं जहां से क्वेश्चन आपका बनता है। सबसे पहले आता है हमारा, सबसे पहला है असेसमेंट फॉर लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से और ऑफ लर्निंग से आते हैं। ये दोनों से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इनको अच्छे से हम लोग समझेंगे। बहुत इजी है। ठीक है, देखो क्या है असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्या होता है? आप क्या कर रहे हो, सीखने के लिए आकलन कर रहे हो। एक क्वेश्चन आपने सीटेट में जरूर देखा होगा जहां पर काफी कंफ्यूजन उसमें काफी लोगों को होती है कि एक बावर्ची जो है वो खाना पकाते समय खाने को चखता है, तो वो कौन सा आकलन है? क्या वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, या वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, या वो एज लर्निंग है? तो देखो जब एक बावर्ची खाने को चख रहा होता है तो उसे हम फॉर लर्निंग की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर लर्निंग क्यों रखते हैं? क्योंकि जब वो खाने को बना रहा होता है तो वो वहां पे देख रहा होता है कि अच्छा कोई फीडबैक की जरूरत है, क्या उसमें नमक कम है या और डालना पड़ेगा, या नमक ज्यादा है, क्या उसमें मसाले ठीक मात्रा में है या नहीं है। यानी कि जब वो खाने को चख रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहा है। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? जो कि हम ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं। इसको आप नोट करना है स्पेशली। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन कौन सा होता है, ड्यूरिंग, अगर पूछा जाए कि ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं उसके दौरान जब आप मूल्यांकन आकलन करते हो तो वो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। ठीक है, अब देखो ये 2 प्रकार में होता है। इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 अंशों में या 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है आपका निदानात्मक और दूसरा होता है आपका निर्माणात्मक। ठीक है, बहुत आसान है। देखो जब आप ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कोई चीज पढ़ा रहे होते हो एंड आपने क्या किया, एक बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछ लिया। मान लीजिए एक आप सपोज करो कि मैं आपको कोई चैप्टर सिखा रही हूँ, मान लो मैं यही चीज आपको सामने ऑफलाइन मोड में कुछ सिखा रही हूँ। ठीक है, अब मैंने जब आपको ये समझाया, देन मैं बीच में क्या करूंगी, आपसे इसको पढ़ाने के बाद, इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो आपका फॉर लर्निंग है, जहां पे आप ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उनसे क्या करते हो, ये जानते हो कि उनको कितना आया। ठीक है, उनका निदान आप करते हैं, यानी कि बच्चों को अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसका निदान उसी समय कर लेते हैं। मान लीजिए आपने बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया था मैथ्स की क्लास में। अब आपने जब उनको सिखाया, जब आपने उनको पढ़ाया, तो क्लास के दौरान ही आप उनको बोर्ड पे एक क्वेश्चन करने को दे देते हो और बच्चे जो है अपनी कॉपी में आपने देखा कि मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया है इसको। तो आप अब जिन बच्चों ने गलत किया है इस सवाल को, आप क्या करोगे, आप उनका पता लगाओगे कि गलती कहाँ की है, उन्हें कहाँ कठिनाई आ रही है। तो जब आप ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बीच बीच में जब आप मूल्यांकन आकलन कर लेते हो फॉर लर्निंग करने के लिए कि बच्चों को कितना आ रहा है, प्रोग्रेस को जांचने के लिए, वहां पर हम निदान कर सकते हैं। अगर उनको कोई समस्या आ रही है तो क्यों आ रही है,
क्या कारण है, तो कारणों का हम पता लगाते हैं निदान में और उसके बाद हम उपचार करते हैं यानी रेमिडियल टीचिंग करते हैं, ठीक है। और दूसरा पार्ट होता है फॉर्मेटिव। ये जो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। फॉर्मेटिव का मतलब जैसे नाम से क्या लग रहा है कि कुछ फॉर्म करना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बच्चों की लर्निंग को फॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ बच्चों ने गलती की, आपने पता लगाया कि गलती क्यों की, उन्होंने सवाल मेरे पढ़ाने के बाद भी गलत क्यों किया, आप इस चीज की क्या करते हो, इसके कारणों का पता लगाते हो, यानी आप निदान कर रहे हो। एंड देन आप जब इसको रेमेडी करते हो तो उससे क्या होता है, बच्चों की लर्निंग में सुधार आएगा। तो ये फॉर्मेटिव हो गया, ठीक है। निर्माण करने का मतलब है कि आप कुछ बना रहे हो, आप यहाँ बच्चों की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या करते हो, इम्प्रूव करते हो, उन्हें बनाते हैं आप उन्हें गाइडेंस देते हैं, आप उन्हें फीडबैक देते हैं ताकि उनकी लर्निंग और अच्छी धीरे धीरे हो सके। सो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब आप इम्प्रूवमेंट के लिए उनको सिखा रहे हैं, जब आप वहाँ पर निर्माणात्मक तरीके से सिखा रहे हैं, तो आपका फॉर लर्निंग होता है। और ये हमारी प्रक्रिया उन्मुख होती है। क्या होती है, प्रक्रिया उन्मुख, यानी प्रोसेस की बात ये करता है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट नहीं निश्चित कर देंगे, यहाँ पे हम बच्चों को रिजल्ट नहीं देते हैं। हमारा पर्पस यहाँ पे पूछने का, प्रश्नों को पूछने का, या जो भी हम यहाँ पे चीजें करवाते हैं, जो भी हम उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, असाइनमेंट बनवा रहे हैं, प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, हमारा पर्पस होता है कि हम उनके बारे में जानकारी को इकट्ठा करें और हम क्या करें, हम प्रक्रिया पे ध्यान देते हैं कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, एक बच्चा कैसे लर्न कर रहा है, कहाँ उसकी गलती आ रही है, कहाँ कमी आ रही है, वो प्रक्रिया की बात करता है। तो हम प्रोडक्ट पे ध्यान ना देके यहाँ पे प्रक्रिया पे ध्यान देते हैं, ठीक है। फाइनल हम कुछ भी यहाँ नहीं बताते कि भाई इतनी रैंक आ गई, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, ये चीज हम नहीं करते। यानी कि ये क्या है, एक प्रोसेस ओरिएंटेड प्रक्रिया होती है, मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड होता है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग। उसके बाद ये करता है इंप्रूव किसको, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, ठीक है। जो हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या करने का काम करता है, इंप्रूव करने का काम करता है। यहाँ पे आप बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हो प्रॉपर कि उनको कहाँ कमी है, कहाँ गलती है, कैसे आप उनको सुधार करेंगे उनकी गलतियों में। तो आप देखोगे कि पूरे साल हम लोग यही कर रहे होते हैं। आपने एक चीज मैथ्स में पढ़ाई तो आप उनको एक टेस्ट दे दोगे छोटा सा, आपने वो फॉर्मेटिव कर लिया, ठीक है। आप वहाँ पे आपने प्रोजेक्ट दे दिया, वहाँ पे आपने फॉर्मेटिव कर लिया, ये जानने के लिए कि उनको कितना आया, कितना आ रहा है, मतलब, ठीक है। तो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब आप क्या करते हो, असेसमेंट करते हो, वो आपका फॉर लर्निंग है। और हम यहाँ पे मार्गदर्शन देते हैं, बच्चों को गाइडेंस देते हैं ताकि वो आगे अच्छा कर सके। यहाँ पे हम वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करते हैं। ये याद रखना कि टूल्स एंड टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती है जिनको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग में यूज करते हैं, बहुत सारी होती है। आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो यहाँ, जैसे मान लो आप पढ़ाते पढ़ाते आपने बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। आपने साइंस का कोई कंसेप्ट पढ़ाया, अब आपने मान लो एक रूल पढ़ाया कोई आप उससे क्वेश्चन पूछने लग गए, वो आपका फॉर लर्निंग है। आप ये देखना चाहते हो कि उनको कितना आया, कितना नहीं आया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोजेक्ट दे सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट होता है, ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरे साल बच्चों को ऑब्जर्व करते रहते हैं। हम यहाँ पे एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड हम यहाँ पे बना सकते हैं, जहां पे आप क्या करते हो, ये रिटन डिस्क्रिप्शन होता है बच्चे के बिहेवियर का। यानी आपकी क्लास में एक बच्चा है तो आप उसके बारे में एक रिटन डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख दोगे, वो आपका एनेक्डोटल होता है, ठीक है। उसके बाद पोर्टफोलियो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या होता है कि जहां पर आप बच्चे के पूरे साल का जो अच्छे जो काम होते हैं, जो उसके वर्क हैं, उनको आप एक साथ अपने पास जो है रखते हो, उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। चेकलिस्ट है जहाँ पे आप यस और नो में बच्चों को मूल्यांकन करते हो, उनका आंकलन करते हो। इसके अलावा हम यहाँ पर बच्चों को रेट करते हैं, तो रेटिंग स्केल का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेटिंग स्केल का यूज करते हैं कि 1 2 3 4 5 9 स्केल में, ठीक है। आप बच्चों को रेट कर देते हो उनकी परफॉर्मेंस को कि वो कैसा कर रहा है बिहेव। तो आप यहाँ करते हो क्या, टूल एंड टेक्निक का यूज असेसमेंट फॉर लर्निंग में, सो दैट कि आप क्या कर सको, उनको फीडबैक दे सको और आप इंप्रूव कर सको टीचिंग को, और आप उनके बारे में जानकारी को कलेक्ट कर सको। सिंपल आपका ये है, आप पूरे साल ये करते रहते हो, ठीक है। आपने प्रोजेक्ट दे दिया, असाइनमेंट दे दिया, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल, ये सब क्या है, हमारे टूल्स एंड टेक्निक्स में आते हैं जो हम फॉर लर्निंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग की तरफ, ठीक है। देखो, हमने फॉर लर्निंग पढ़ा, आप निदान कर रहे हो, आप जहां पे फॉर्म कोई बना रहे हो, निर्माण कर रहे हो। ऑफ लर्निंग क्या होता है, जहां पे आप योगात्मक मूल्यांकन कर देते हो, ये टोटल होता है, ठीक है। ये बात करता है प्रोडक्ट की।
आपने पूरे साल जो टीचिंग लर्निंग में पढ़ाते गए पूरे साल आपने चैप्टर पढ़ाया, यूनिट पढ़ाई, बहुत सारे आपने सेशंस लिए, वो आपका 4 है, ठीक है, पूरे साल आप कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ओवरऑल, तो वो आपका ऑफ लर्निंग हो गया। इसको हम एक तरीके से और से समझ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने मैथ्स में कोई चैप्टर आपने स्टार्ट कराया था, मान लीजिए आपने मेजरमेंट चैप्टर को शुरू कराया, आपने उस चैप्टर के दौरान बीच बीच में जो भी आपने उनको एक्टिविटी दी, जो भी आपने उनको प्रोजेक्ट दे दिया, क्वेश्चन आंसर पूछ लिया, वो आपका फॉर लर्निंग है। लेकिन जब आपका मेजरमेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली आफ्टर कंप्लीटिंग योर चैप्टर आप उनको कोई टेस्ट दे दोगे, फाइनली वो आपका ऑफ लर्निंग का पार्ट हो जाएगा। जैसे वो बावर्ची खाने को चख रहा था बनाते समय, वो फॉर था, लेकिन जब वही खाना मेहमान चखेंगे तो वो ऑफ लर्निंग हो गया, क्योंकि वहां पे वो इंप्रूव नहीं कर सकता, वहां पे उसका प्रोडक्ट है वो, ठीक है, वो प्रक्रिया नहीं है, वो उसका उत्पाद है कि उसका जो खाना बना है वो मेहमान चख के बोलेंगे कि अच्छा बहुत बढ़िया बनाया है या नमक ज्यादा हो गया, ऐसे। तो यानी कि अब आप समझ रहे होंगे कि आप ऑफ लर्निंग में क्या करते हो, योगात्मक तरीके का मूल्यांकन करते हो, ठीक है। हम इसको चैप्टर के एंड में कर सकते हैं, पहली बात। हम यूनिट के एंड में इसको कर सकते हैं, दूसरी बात। और इसे हम पूरे के पूरे साल, एक साल के बाद, यानी कि जो फाइनल एग्जाम होते हैं, जो हमारे फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें भी हम यहाँ पे मूल्यांकन के रूप में कर सकते हैं। तो ये आपका ऑफ लर्निंग है, योगात्मक है। हम यहाँ पे उपलब्धि परीक्षाएं लेते हैं, जैसे आपके स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, फाइनली जो सीबीएसई कंडक्ट कर रहा है पेपर, या टीचर मेड टेस्ट होते हैं। 2 प्रकार के आपके उपलब्धि परीक्षण होते हैं, एक आपके स्टैंडर्डाइज्ड और एक टीचर मेड होता है। तो उपलब्धि को जांचने के लिए उपलब्धि परीक्षण हम यहाँ पे लेते हैं। हम यहाँ पे बच्चों की वैल्यू को जज कर देते हैं, यानी मूल्य का निर्धारण यहाँ किया जाता है। किसका मूल्य निर्धारण किया जाता है कि अच्छा कितना आया, फर्स्ट आया, सेकंड आया, ए आया, बी आया, ग्रेड। हम अंकों की बात, ग्रेड की बात इधर करते हैं, इधर नहीं कर रहे थे, इधर केवल गाइडेंस दे रहे हैं, इधर हम फीडबैक दे रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, ऑफ लर्निंग में हम रिजल्ट बता रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ यूनिट, चैप्टर या कोई सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप कोई परीक्षा ले लेते हो, आप कोई टेस्ट ले लेते हो, वो आपका क्या है, समेटिव है। आपने ओवरऑल, आपने चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दिया, अब आप एक टेस्ट ले लोगे, वो आपका समेटिव है। आपने एक यूनिट पढ़ा दिया, आप एक टेस्ट ले लोगे, वो आपका समेटिव है। आप पूरे साल के बाद एस्से 1 एस्से 2 हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एस्से 1 है, एस्से 2 है, जहां पर आप जो है क्या करते हो, उनका फाइनल एग्जाम लेते हो, जहां बच्चा एग्जामिनेशन में बैठता है, वो आपका ऑफ है, ठीक है। यहाँ पर इसकी एक वो है कि यहाँ पे हम फीडबैक नहीं दे पाते हैं, ठीक है। इसकी कमी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम कोई भी बच्चों की इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। अब फाइनली आपके जो मार्क्स आए थे 12th में, 10th में, आप उसको इंप्रूव नहीं कर सकते हो ना ही आप बढ़ा सकते हो। आफ्टर एग्जाम कोई भी टीचर आपको वहां पे बैठ के फीडबैक नहीं देगा कि बेटा आगे से ऐसे करना, वैसे करना। हमें इंप्रूवमेंट नहीं मिलती है यहाँ, मतलब आप इंप्रूव नहीं कर सकते लर्निंग को। अगर आपने कोई क्वेश्चन वहां पे गलत कर दिया है तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी लर्निंग को इंप्रूव करोगे। तो यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट होता है, यहाँ पे फीडबैक नहीं दिया जाता है। फाइनल जो आ गया वो आ गया। अब मान लो एक रिजल्ट मैंने बनाया, बच्चों के जो ग्रेड आया, जो बच्चों के मार्क्स आए हैं, जो ग्रेड आए हैं, जो उनका रैंक आया है, वो चेंज नहीं कर सकती मैं। तो यहाँ फीडबैक, रेमेडी, डायग्नोस है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये है आपका, जहां पे आप रिजल्ट और रैंक बताने में करते हो, अचीवमेंट को बताने में। ये बात करता है प्रोडक्ट की, क्योंकि आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड यहाँ पे हम चीजों को फॉलो करते हैं। हम यहाँ पे प्रोडक्ट को बताते हैं कि कितना सीखा, कितनी लर्निंग हुई है ओवरऑल, ठीक है। तो वो आपका क्या है, प्रोडक्ट है। ये आपका क्या है, ऑफ लर्निंग है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं आप। अगला आता है असेसमेंट एज लर्निंग। एज लर्निंग बहुत आसान है। जैसे आपने देखो, ये जो एज लर्निंग है ना, ये आपका 4 का ही पार्ट है, ठीक है। एज लर्निंग आपका असेसमेंट 4 लर्निंग का पार्ट ही है, कोई अलग नहीं है, अलग से कुछ नहीं आया है, ठीक है। 4 लर्निंग के अंदर आता है ये याद रखना, ठीक है। 4 लर्निंग के अंदर आता है। जब आप ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस असेसमेंट आप कर रहे हैं, उसी दौरान अगर छात्र खुद का ही मूल्यांकन करे, अपनी लर्निंग पे रिफ्लेक्ट करे कि उन्होंने कितना सीखा, कैसे वो सीख रहे हैं, क्या उन्हें और इम्प्रूव करना है, जब बच्चा खुद के ही विचारों पे सोचेगा, उसे हम एज लर्निंग कहते हैं। तो सिंपल यहाँ पे स्टूडेंट आ जाता है, ठीक है। यहाँ टीचर नहीं है, यहाँ स्टूडेंट मेन है।
यहाँ पर बच्चों की सोच को आगे बढ़ाना इसका पर्पस होता है कि जो उनकी थिंकिंग है, जो वो सोचते हैं अपनी लर्निंग के बारे में, उसको क्या करना, आगे बढ़ाना। और ये एक प्रकार से क्या होता है, रिफ्लेक्टिव काइंड ऑफ क्या होता है, असेसमेंट होता है। ये क्या होता है, बच्चों की जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है उसको क्या करता है, अच्छा करता है। रिफ्लेक्टिव चिंतन यानी बच्चे यहाँ आलोचनात्मक चिंतन कर पाते हैं, अपनी लर्निंग पे रिफ्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि उन्होंने कहाँ सीखा, कितना उन्हें सीखना है, वो आपका क्या है, एज लर्निंग है। हम यहाँ पे बच्चों की मेटाकॉग्निटिव एबिलिटी को अच्छा करते हैं। मेटाकॉग्निटिव का मतलब क्या है कि खुद के ही संज्ञान पे विचार करना, वो कैसे चिंतन करता है, क्या प्रोसेस है, कैसे सीखता है। कॉग्निशन जो एबिलिटी उसकी होती है वो खुद पे ही विचार बच्चा खुद से करता है, उसे हम एज लर्निंग की कैटेगरी में रखते हैं। तो क्या आ गया यहाँ पे, मेनली छात्र आ गए। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे तरीका क्या है, तो तरीका यहाँ पे पीयर लर्निंग हो सकता है। बच्चे पीयर्स में बहुत ज्यादा यहाँ पे सीखते हैं, खुद से ही सीखते हैं, तो एज लर्निंग है। जैसे मान लीजिए आपने बोर्ड पे एक सवाल दे दिया यहाँ पे बच्चों को कि बेटा इसको करके दिखाओ, ठीक है। मान लीजिए आपने अपनी क्लास में ना बच्चों को यहाँ पे ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपने उनको ये दे दिया करने के लिए। अब एक एक बच्चा आ रहा है, मान लीजिए एक बच्चा आया, उसने इस सवाल को गलत कर दिया। क्या कर दिया, गलत कर दिया। उसी की जगह उसी का कोई उसका पीयर है, उसके साथ में जो बैठता है वो आया और उसने इस सवाल को बिल्कुल सही कर दिया। अब आप ये सोचेंगे कि वो जो बच्चा है जिसने गलत किया था, वो उस बच्चे को देख के खुद ब खुद अपनी ही सोच पे विचार करेगा। क्या करेगा, मेटाकॉग्निटिव एबिलिटी से विचार करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे, तो वो एज लर्निंग हो गया। एक ने गलत किया, दूसरे ने आके सही कर दिया, तो बच्चे सीखते हैं आपस में। यही आपका क्या है, एज लर्निंग है, जो आपके 4 का ही पार्ट है। बस यहाँ पे ये याद रखना है कि छात्र के द्वारा किया जा रहा है, छात्र रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो एज हो गया, ठीक है। सीखने के रूप में आंकलन, एज लर्निंग, जहां पे बच्चे ही अपनी लर्निंग पे विचार करते हैं और खुद को कैसे इंप्रूव करना है उसको सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एज का पार्ट है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, लास्ट हमारा है असेसमेंट इन लर्निंग। ये नया है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। इन लर्निंग देखो क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि कक्षा में जो भी पढ़ाया या सिखाया जाता है उसके बीच में ही आंकलन करना इन लर्निंग है। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। मैंने पहले ही बोला कि सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर आप कनेक्ट करके चीजों को समझेंगे तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। फिर इन लर्निंग कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो आपने मान लीजिए कि आप कोई चैप्टर बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपने काफी बार देखा होगा बुक्स में क्या होता है कि पैराग्राफ वाइज स्टोरी दी होती है और आप देखेंगे कि एक पैराग्राफ में स्टोरी दी है और उसके बाद वहां पे आप देखोगे कि Q&A होता है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। आपने जरूर इसको पढ़ा होगा, फिर आपका पैराग्राफ आ जाता है। जरूर आपने देखा होगा कि जब आप पढ़ा रहे होते हो तो बीच बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज आपको दिखती है। आप एनसीईआरटी की कोई भी बुक देखेंगे, आपको वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज नजर आएंगी। थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में एक्टिविटी उनको करने के लिए दे दी जाती है। वही आपका क्या है, इन लर्निंग है। सिंपल, कुछ भी नहीं है। इतना ही याद रखना है कि जब कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, कुछ सिखाया जा रहा है, उसके दौरान जो आप उनका आकलन करते हो उसे हम क्या कहते हैं, इन लर्निंग कहते हैं, ठीक है। जैसे Q&A ले लिया आपने, बच्चों का क्विज ले लिया है ना। Q&A होते हैं कि भाई एक पैराग्राफ है, स्टोरी स्टार्ट हुई है, तो उस स्टोरी में उस पैराग्राफ में जो आपने पढ़ा उसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे, वो आपको करना होगा, कोई एक्टिविटी होगी वो आपको करना होगा। तो आप देखोगे चैप्टर के बीच बीच में काफी एक्टिविटीज होती हैं, वही आपका इन लर्निंग होता है, ठीक है। कि जो भी पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसके बीच में ही आकलन हो जाता है। एक्टिविटीज बहुत सारी बुक्स में दी हुई हैं, बच्चे उनको कर रहे हैं और साथ के साथ उनका क्या हो रहा है, इन लर्निंग, मतलब उनका आकलन भी होता जा रहा है। तो ये एक्टिविटीज, क्विजेस, क्वेश्चन आंसर्स, कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी आपकी जो बुक में है तो वो होता है वहां पे, तो वो क्या है, इन लर्निंग है, ठीक है। सो गाइज, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। असेसमेंट के चारों टाइप को समझाने की मैंने कोशिश की है। एंड करते हैं सेशन को फाइनली। एंड आपको सेशन कैसा लगे आप मुझे प्लीज बताया करें। आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड कोई भी फीडबैक है, जेन्युइनली कोई भी है, तो आप मुझे दे सकते हैं। एंड अगर वीडियो आपको सच में अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज इसको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, मुझसे कनेक्ट जरूर होना। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।
एंड कोई भी अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ चाहिए तो आप वीडियो का जो टॉपिक है वो आप मुझे बता सकते हो, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।